हेलो स्टूडेंट्स, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। उसके अंदर न्यू टॉपिक है आज अपवाह तंत्र। हमारा न्यू टॉपिक क्या है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बारे में आप सब जानते ही होंगे। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। भारत का जो अपवाह तंत्र है वो अनेक विशेषताएं रखने वाला है। भारत में प्राचीन सभ्यता से ही अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा जाता है। प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं, वो भी नदियों के किनारे बसी हुई थी। वहाँ से उसके बाद की जो वैदिक सभ्यताएं हैं या कृष्णा, दक्षिणी भारत की कृष्णा कावेरी नदियों की घाटियों वाली सभ्यताएं हैं। तो प्राचीन समय से ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त है। यहाँ पे जो भारत है, भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत का अपवाह तंत्र है, उसको निर्धारित करने में जल विभाजक जो रेखा है भारत की, वो निश्चित करती है। उस जल विभाजक रेखा के कारण ही भारत का अपवाह तंत्र निश्चित होता है। वो जल विभाजक रेखा कहाँ से कहाँ पर है उसको एक बार समझ लीजिए। जो भारत की लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर यहाँ पे भारत का एक जल विभाजक रेखा है। उस जल विभाजक रेखा से ही हम भारत के अपवाह तंत्र को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सतलज नदी आती है, उसके गोर्ज है यहाँ पे सतलज गोर्ज। कौन सा गोर्ज है? सतलज गोर्ज है। उस गोर्ज से ये रेखा प्रारंभ होती है और यहाँ पर इस क्षेत्र में सतलज और यमुना का जो मैदान है, इस भाग से होते हुए ये भारत में अंदर तक जाती है। यहाँ सतलज और यमुना का मैदान है, वहाँ से होते हुए ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर होते हुए आगे की ओर निकलेगी। वहाँ से निकल कर के यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। उस नर्मदा और ताप्ती नदियों के समानांतर पश्चिम से पूर्व जिसका विस्तार है, इनके समानांतर होते हुए सतलज, इस नर्मदा और ताप्ती के समानांतर होते हुए उत्तर से दक्षिण ये पश्चिमी घाट के समानांतर दक्षिण की ओर चला जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जल विभाजक रेखा है भारत की। इसके जल विभाजक रेखा से ही भारत का अपवाह तंत्र क्या होगा? निर्धारित होगा। कैसे होगा? यहाँ पे जब सतलज गोर्ज से ये प्रारंभ होकर के अरावली के समानांतर होता हुआ यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती के समानांतर होते हुए पश्चिमी घाट के समानांतर उत्तर से दक्षिण हो जाता है। इनकी दिशाएं भी याद रख लो। यहाँ पे जो सतलज है, यहाँ पे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा है। यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ अरावली के बाद में, फिर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ, फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ, फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये जल विभाजक रेखा है भारत की। क्या है? जल विभाजक रेखा, यानी जल को बांटने वाली रेखा। भारत के जल को बांटने वाली जो रेखा है उसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इसके यहाँ पर देखो, इस ओर जितना भी पानी है वो सारा का सारा इस ओर आएगा। इस रेखा के इधर वाला पानी इस ओर आएगा और जितना पानी इधर है वो इस तरफ आएगा। समझ रहे हो बात? भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका ढलान कैसा है? पूर्व की तरफ है। इसलिए इस जल विभाजक जो रेखा है, पर्वतीय क्षेत्रों की जल विभाजक रेखा है, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो भी इस जल को बांटने में अपना हाथ रखते हैं। यहाँ पे जितना भी जल है वो सारा जल इस ओर आएगा, इधर वाला जल इस ओर आएगा। समझ गए? इसको बोलते हैं जल विभाजक रेखा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 115 से 120 सेंटीमीटर की होती है। औसत वर्षा जो है भारत की वो कितनी होती है? 115 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है।
जिसका आधा भाग, इस वर्षा का आधा भाग भारत की नदियों में ही प्रवाहित होता है। इसका आधा भाग कहाँ प्रवाहित होता है? भारत की नदियों में ही। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें तो भारत के अपवा तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांटते हैं। भारत का जो अपवा तंत्र है उसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ बात करें अपवा तंत्र की, इसको समझना। अपवा तंत्र है, इसको हम कितने प्रकारों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले भाग की बात करें हम तो यहाँ पे बात करें सागरीय विन्यास के आधार पर इसको बांटते हैं। किस पर? सागरीय विन्यास के आधार पर। सागरीय विन्यास के आधार पर अपवा तंत्र को बांटते हैं। पहला प्रकार, या सागर में जल ले जाने वाले या सागर में जल छोड़ने के आधार पर इसको क्या बोल सकते हो? सागर में जल छोड़ने के आधार पर। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे प्रकार इसका उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर दूसरा प्रकार क्या है इसका? उद्गम के आधार पर। और जो तीसरा प्रकार हम लेते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, तीसरा है प्रादेशिक आधार पर। कौन सा है? प्रादेशिक आधार पर। 3 प्रकार से हम इसको देखते हैं अपवा तंत्र को। ठीक है। कौन कौन से देखते हैं? पहला प्रकार लेते हैं हम सागरीय विन्यास के आधार पर, दूसरा लेते हैं हम उद्गम के आधार पर, तीसरा लेंगे हम प्रादेशिक आधार पर। 3 प्रकारों में बांटते हैं हम इसको। सागरीय जो विन्यास है इसको पुनः 2 श्रेणियों में बांटते हैं। इसको कितने श्रेणियों में बांटते हैं? 2 श्रेणियों में। यानी कि जो भारत का जल है वो सागर में कौन कौन से में जाता है, इसको हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पहला प्रकार है इसका अरब सागर की, अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, जाने वाली नदियाँ। ठीक है। दूसरा लेते हैं इसमें बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ। कौन सा लेते हैं? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, जाने वाली नदियाँ। ठीक है। हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं इसको। कौन कौन से में? एक तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, एक अरब सागर में जाने वाली नदियाँ। ये तो किस पे आधारित हो गई? ये तो हो गई सागरीय विन्यास के आधार पर। ठीक है। उद्गम के आधार पे हम इसको 3 भागों में बांटते हैं या 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन सी श्रेणी है तीनों? यहाँ पे पहली श्रेणी लें यहाँ पे तो हिमालय क्षेत्र में या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। कौन सी नदियाँ हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। दूसरा उद्गम के आधार पे लेते हैं हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। और तीसरा प्रकार हम इसके अंदर लेते हैं अन्य क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ। अन्य क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ। ये 3 प्रकार होते हैं उद्गम के अनुसार। ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार कहाँ से हैं? एक तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं वो, और तीसरा अन्य क्षेत्रों से जो आंतरिक रूप में अन्य क्षेत्रों से भी निकलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार उद्गम के आधार पे हो गए। अब बात करते हैं हम प्रादेशिक आधार पे। तो प्रादेशिक आधार पे 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं यहाँ पे उत्तर भारत की नदियाँ। कौन सी बांटते हैं? उत्तर भारत की नदियाँ। ठीक है। दूसरा प्रकार इसमें लेते हैं हम, इस भाग में वो लेते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। कौन सी लेते हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस किस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला सागरीय विन्यास के आधार पे, दूसरा उद्गम के आधार पे और तीसरा प्रादेशिक आधार पे। इतने प्रकारों में हम अपवाह तंत्र को बांटते हैं। अपवाह तंत्र में जाने वाली जो नदियाँ हैं, जो अरब सागर में जाने वाली नदियाँ हैं, वो नदियाँ जल विभाजक रेखा के पश्चिम वाली रेखा, जो जल विभाजक रेखा उसके पश्चिमी भाग में जितनी भी नदियाँ हैं वो अरब सागर में जाएंगी। जल विभाजक के पूरब में जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। ठीक है। हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों में सिंधु भी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, काली, कोसी, सतलज, ये जो नदियाँ हैं वो यहाँ हिमालय से निकलती हैं। ठीक है। और जो प्रायद्वीप से निकलती हैं वो यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वेगई है, एनेरू पेनेरू नदियाँ हैं। वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है। कुछ अन्य प्रकार की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ झीलों से भी निकलती हैं। ठीक है। और हम प्रादेशिक आधार पर देखें तो उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में गंगा का मैदान है, गंगा नदी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और ऊपर सिंधु नदी है, उसका जो लूणी नदी है, ये उत्तर भारत की नदियाँ हो गई। कर्क रेखा के दक्षिण वाली जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत की नदियाँ होंगी, जिसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, जो ये नदियाँ हैं वो दक्षिण भारत की नदियों में आ जाएंगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम उद्गम के आधार पे, क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो इस उद्गम के आधार पे ही पढ़ेंगे। समझ गए? इसके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली जो नदियाँ हैं वो इसी में आ जाएंगी। इसमें उत्तर भारत की भी आ जाएंगी और ये भी आ जाएंगी। तो हमें क्या पढ़ना है? केवल ये नदियाँ पढ़नी है। ठीक है। हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उद्गम के अनुसार हम पढ़ेंगे तो इसका मुहाना अपने आप आ जाएगा। उद्गम जहाँ से नदी निकलती है, मुहाना जहाँ पे गिरती है, या तो गिरेगी अरब सागर में या गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो आंतरिक प्रवाह की भी होती हैं, जो मतलब अंतः प्रवाह होता है, जो भारत के अंदर ही वो समाप्त हो जाती है, यानी उसका कोई डेल्टा नहीं बनता है या ना कोई वो सागर में जाकर के गिरती है, उसको अंतः प्रवाह की नदी बोला जाता है। तो इस प्रकार की नदियाँ भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये पॉइंट उठाएंगे, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? हिमालय अपवाह तंत्र। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है अपना हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र। ठीक है। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं हिमालय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब हो गया उसमें जितनी भी नदियां हैं, हिमालय की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है। इनकी जो नदियां हैं हिमालय क्षेत्र की, वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की विशेषता रखती हैं। यहाँ की जो नदियां हैं वो नदियां क्या रखती हैं? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की विशेषता रखती हैं। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का क्या मतलब हो गया? यहाँ का मतलब हो गया कि जो नदी जहाँ से चलना स्टार्ट करती है उसके मार्ग में कोई भी उत्थान की क्रिया हो, उस उत्थान की क्रिया को वो नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती रहे, यानी वो उत्थान होगा उसको भी वो काटती हुई आगे बढ़ती रहे, तो उस प्रकार की नदी को यहाँ पे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र या पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, एंटीसिडेंट कहा जाता है। ठीक है। ये जो पूर्ववर्ती नदी है उसके अंदर हम बात करेंगे दो श्रेणियों की। यहाँ पे ये पूर्ववर्ती नदी दो भागों में बंटी हुई है। एक तो कौन कौन सी बंटी हुई है? एक तो प्रथम श्रेणी पूर्ववर्ती, एक तो है प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, प्रथम श्रेणी की। और एक है द्वितीय श्रेणी की। कौन सी है? द्वितीय श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी। इनमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? इस प्रथम श्रेणी में तो नदी आएगी यहाँ पे सिंधु, सतलज, काली,
कोसी, और यहाँ पे आएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी आएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये जो नदियाँ हैं वो प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी है। अब देखो कैसे कहते हैं इसको प्रथम श्रेणी की। जो भारत के हिमालय क्षेत्र हैं, यहाँ पे हमने हिमालय पढ़ा, ये ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, हमने 4 हिमालयों की बात की है सरों में। ठीक है, तो यहाँ से जो नदी निकल के आती है उस नदी का मार्ग ये है, पहले ये मार्ग था। ठीक है, यहाँ से निकल करके आती है, उस नदी के मार्ग में बाद में ये पर्वत श्रेणी बन गई, यानी पर्वतीय उत्थान हुआ। यहाँ पे धरातल का क्या हुआ? उत्थान हुआ, जिससे पर्वत श्रेणी बनी है। उस पर्वत श्रेणी को यहाँ से काटते हुए, इसको यहाँ पे काटते हुए यानी इसको नज़रअंदाज करते हुए अपने ही मार्ग में, पहले वाले मार्ग में ही बहती रहे और इन श्रेणियों को काटती रहे, बीच में इसी मार्ग में बहती रहे। उस उत्थान का कोई इसके ऊपर असर नहीं हो। अगर उत्थान होगा तो भाग ऊंचा होगा तो पानी दूसरी साइड से चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से कोई नदी बह रही है, अगर यहाँ उत्थान हुआ तो उस पानी को रोक दिया यहाँ पे, और पानी इस हिसाब से बहने लग गया, आगे की ओर निकल गया या इधर निकल गया। तो यहाँ पे ये नदियाँ क्या हैं? ये अपने ही मार्ग में बहती थी, इस मार्ग में बहती थी। यहाँ पे कोई उत्थान हुआ तो ये नदी इस क्षेत्र को यहाँ पे काटती हुई और अपने ही मार्ग में चली जाए, तो इस प्रकार की नदी को क्या कहते हैं? यहाँ पे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और वो भी कौन सी कहते हैं? प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम श्रेणी पूर्ववर्ती नदियाँ कहाँ पर हैं? इस क्षेत्र में बहने वाली जो है सिंधु नदी है, यहाँ पे सतलज नदी है, और यहाँ पे काली नदी है, कोसी नदी है, और यहाँ से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। ये प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीय श्रेणी की नदियाँ। इसके अंदर बात करें तो गंगा नदी है, यहाँ पे यमुना नदी है, और इनकी सहायक नदियाँ, इनकी सहायक जो नदियां हैं वो भी द्वितीय श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियां हैं। इनकी सहायक जो नदियां हैं वह भी क्या है? द्वितीय श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियां हैं। आप इसको ध्यान में रखोगे। यहाँ पे द्वितीय श्रेणी की जो पूर्ववर्ती नदियां हैं गंगा है, यमुना है, और उनकी सहायक नदियां जिसमें घाघरा, गंडक, कोसी, यहाँ पे जो भी नदियाँ महानंदा, तिस्ता, ये जो नदियाँ हैं वो भी किस तरह की गई हैं? यहाँ पे द्वितीय श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ इस द्वितीय श्रेणी का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे दूसरे नंबर की जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी महान हिमालय, इस नदी यहाँ से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलती है? महान श्रेणी से। जो महान हिमालय है वहाँ से निकलती है। ये पहले इधर से नहीं आती है, यहाँ तो उत्थान हो चुका है, उसके बाद में इस उत्थान पे ये नदी यहाँ पे क्या हुआ? निकलना, इसका उद्गम हुआ, और आगे आने वाली जो श्रेणियाँ इनका ये कटाव करती हुई ये अपने ही मार्ग में बहती रही। यानी यहाँ से जो बहने वाली नदियाँ हैं उनको कहते हैं द्वितीय श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं अब जो नदियां हैं। इस सिंधु नदी इसकी मुख्य नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियों में 6 नदियां हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर इस हिमालय अपवाह तंत्र की बात करें तो इस हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर सिंधु नदी भी है, यहाँ पर गंगा नदी, हिमालय नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य जो नदियां हैं वो यहाँ सिंधु नदी है, सिंधु अपवाह तंत्र है, गंगा अपवाह तंत्र है और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है। 3 मुख्य हैं यहाँ पे। कौन कौन सी है 3 मुख्य? यहाँ पे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, हिमालय अपवाह तंत्र है उसकी जो विशेषताएं हैं, हिमालय इसकी जो विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं? विशेषता, इन नदियों की क्या विशेषता है हिमालय से निकलने वाली नदियों की? एक तो ये वर्ष पर्यंत बहती हैं, वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियां हैं। कौन सी? वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियां। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है इसकी? यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं, यहाँ पे कौन सी है? जल विद्युत परियोजनाएं, और यहाँ के जनघनत्व को पोषण प्रदान करने वाली है। जनघनत्व को पोषण
पोषण का मतलब खाने के रूप में इनको पोषण देने वाली जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, बारहमासी नदियां हैं। पर्यटन के रूप में भी ये नदियां प्रसिद्ध हैं, पर्यटन में भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल भी है, धार्मिक स्थलों के लिए भी ये नदियाँ प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थल जैसे अलकनंदा नदी है, उसकी घाटी में बद्रीनाथ जो धार्मिक स्थल है वो अलकनंदा की घाटी में है। केदारनाथ जो है वो महानंदा की घाटी में है। मंदाकिनी जो नदी है उसकी घाटी में केदारनाथ जो धार्मिक स्थल बना हुआ है। ठीक है, तो धार्मिक स्थलों के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। सिंचाई के रूप में भी ये जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, ये नदियां हैं सिंचाई के रूप में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनकी काफ़ी विशेषताएं हैं जिसके अंदर ये नदियां उत्तर के विशाल मैदान का भी निर्माण करने में सहायक होती हैं। इन नदियों के कारण ही हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वही भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आंतरिक जल परिवहन के रूप में भी इन नदियों का उपयोग किया जाता है। तो इनकी अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र में मुख्य नदियां 3 हैं, एक तो सिंधु है, एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। किसकी बात करेंगे, सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। हिमालय के अंदर सबसे पहला पॉइंट उठा रहे हैं हम, सिंधु नदी तंत्र। हमारा पॉइंट क्या है, सिंधु नदी तंत्र। किस में उठा रहे हैं हम, हिमालय अपवाह तंत्र में पहला पॉइंट ले रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र। ये जो नदी है ये मुख्य 6 नदियों से मिलकर बना है ये तंत्र और इसकी अनेक सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, ये जो नदी है वो नदी भारत के जो जल विभाजक रेखा है उसके उत्तर पश्चिम में है। भारत का जो जल विभाजक रेखा है उसके किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। भारत के जो जल विभाजक सतलज गौड़ से बना था उसके उत्तर पश्चिम में जो अपवाह तंत्र है या नदी तंत्र है वो कौन सा है, सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, इन नदियों का प्रवाह इस क्षेत्र में है। इसका ढाल निम्न प्रकार से है, कैसे है इनको देखते हैं। नदियों का, इस नदी का यहाँ पे ढाल कैसे है, अगर इसको मानचित्र में समझेंगे तो हमें इजी रहेगा। यहाँ पे हम बात करें इस क्षेत्र में, यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत के अंदर अगर सिंधु नदी यहाँ से निकलती है तो ये नदी भारत में इधर से बहते हुए आगे की ओर बढ़ेगी तो यहाँ पे इस और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पे ये जल विभाजक रेखा है, ये कौन सी है, जल विभाजक रेखा, ये भारत की जल विभाजक रेखा है। तो इस जल विभाजक के तो कौन सी दिशा में ये तंत्र, उत्तर पश्चिम में। कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, यहाँ पे बात करें इसके ऊपरी, अगर बात करें नदियों की, ऊपरी घाटी है, मध्यवर्ती घाटी है, निचली घाटी है। 3 चीज़ें होती हैं। एक तो कौन सी होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ऊपरी घाटी, एक होती है मध्यवर्ती घाटी और एक क्या होती है, निचली घाटी। नदी की 3 घाटियाँ होती हैं, एक तो ऊपरी घाटी होती है, एक मध्यवर्ती घाटी होती है और एक निचली घाटी होती है। ऊपरी घाटी का मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है, जहाँ उसका उद्गम होता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है ऊपरी घाटी। क्या कहा जाता है, ऊपरी घाटी। ठीक है, और जहाँ बीच वाला भाग है उसको कहते हैं मध्यवर्ती घाटी। जहाँ पे नदी का मुहाना होता है उसको कहते हैं निचली घाटी। क्या कहेंगे, निचली घाटी। तो यहाँ पे इसका ढाल कैसे है, यहाँ पे देखो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। इसका ढाल कैसे है, यहाँ पे इस क्षेत्र में ढाल कैसा है, इस क्षेत्र में ऊपरी घाटी है, वहाँ पे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की तरफ क्या है, इसका ढाल है। किस तरफ है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। अगर मध्यवर्ती का देखें तो यहाँ पे इसका ढाल है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कैसा है, दक्षिण पश्चिम। और अगर निचली घाटी का ढाल देखें तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ये क्या है, इस सिंधु नदी का ढाल है। किसका ढाल है, सिंधु नदी का ढाल है। समझ गए। इस नदी में, इस जो नदी है, इस नदी के अंदर मैदानों का निर्माण होता है।
इसकी जो सहायक नदियां हैं या उसके जो मुख्य नदी है, इसके बीच में जो उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच वाला मैदान क्या बोलते हैं इसको? दोआब। जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कौन कौन से हैं? यहाँ पे सिंधु सागर दोआब सबसे पहला, उसके बाद में चेज, रचना, बारी, बीस्त, ये 5 दोआब हैं। यहाँ पे कौन सा है? सबसे ऊपर सिंधु सागर है। दूसरा कौन सा है यहाँ पे? चेज। तीसरा रचना, और चौथा बारी, और लास्ट का बीस्त। ये जो इनके बीच के दोआब हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हैं? ये सिंधु सागर की सहायक नदियों में। जैसे यहाँ पे सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी झेलम है, फिर चिनाब है, ठीक है, यहाँ पे रावी है, यहाँ पे व्यास है, और ये सतलज है। व्यास और सतलज, यहाँ पे रावी, ये सब नदियाँ आकर के किस में मिलेंगी? इस सिंधु नदी में मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर सिंधु और यहाँ पे झेलम के बीच में यहाँ पे सिंधु सागर दोआब है, ठीक है। झेलम और चिनाब के बीच में चेज दोआब है, और झेलम, चिनाब और यहाँ पे रावी नदी है उसके बीच में ये रचना दोआब है, ठीक है। रचना के बाद में यहाँ पे रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब, और व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब। इनके बीच वाले मैदानों को दोआब कहा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो यहाँ पे दोआब बने हुए हैं, सिंधु सागर दोआब, चेज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और बिस्त दोआब, इन दोआबों में यहाँ पे मैदान बने हुए हैं, ठीक है। इस अपवा तंत्र की बात करें, किस अपवा तंत्र की? इस सिंधु नदी के अपवा तंत्र की बात करें तो इसका पाकिस्तान में, यहाँ पे पाकिस्तान में अपवा तंत्र कितना है? पाकिस्तान में इसका 93% भाग है, और भारत में कितना है? भारत में इसका 5% भाग है, और चीन में इसका 2% भाग है। अगर इसके हिस्से की बात करें कि ये अपवा तंत्र सबसे ज़्यादा कहाँ बहता है या अपवा तंत्र कहाँ है इसका, तो 93% भाग कहाँ पर है इसका? पाकिस्तान में, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत में केवल 5% भाग ही हिस्सा है, ठीक है। और चीन में इसका 2% हिस्सा ही है, सिंधु अपवा तंत्र का या नदी तंत्र का, ठीक है। तो ये हिस्सा इन तीनों देशों से संबंधित है। ये नदी यहाँ चीन से भी संबंधित है, भारत से भी संबंधित है, और पाकिस्तान से भी संबंधित है। तो इस नदी में एक समझौता हुआ था इन 6 नदियों के ऊपर, इसको बोलते हैं सिंधु समझौता। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी समझौता। किनके बीच में हुआ? पाकिस्तान और भारत के बीच में। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में ये सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, तो उस टाइम में अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके अंदर यहाँ पे 3 नदियों का जल दोनों देशों के अंदर बांटा गया था। यहाँ पे दोनों देश पाकिस्तान और भारत, यानी पाकिस्तान को उत्तर वाली जो नदियाँ हैं या पश्चिम भाग में जो भी 3 नदियाँ हैं उनका जल पाकिस्तान काम में लेगा, और जो दक्षिण की तरफ या पूर्व की तरफ 3 नदियाँ हैं उनका जल भारत ही काम में लेगा। उसके अंदर यहाँ पे सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का जल है वो पाकिस्तान के काम में आएगा। उसमें से केवल 20% भाग पर ही, यानी उसके 20% पानी पर ही भारत काम में ले सकता है। अगर यहाँ भारत से होकर के ये नदियाँ बहती हैं तो यहाँ पे उन 3 नदियों का केवल 20% पानी को ही भारत काम में ले सकता है, और बाकी को, पूरे पानी को काम में कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 नदियाँ हैं वो पूरी तरह से भारत के हिस्से में है, उनका पानी केवल भारत में ही काम में लिया जाएगा। तो इनके ऊपर भारत जो है वो भारत इन तीनों के ऊपर जो जल विद्युत परियोजना का बना दिया। वर्तमान में ये विवाद का विषय बन गया है, एक ज्वलंत विषय बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के खिलाफ केस कर दिया कि हमारे जो नदियाँ हैं उनके ऊपर भारत जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित कर चुका है और बिजली बना रहा है। तो यहाँ पे ये न्यायालय में विवाद का विषय बन गया है, ठीक है। यहाँ पे इस क्षेत्र में, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नहरी तंत्रों का एक जाल है। विश्व का सबसे सघन नहरी तंत्र जो है वो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी में। यहाँ पे जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी में यहाँ पे नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। पाकिस्तान ने यहाँ सिंधु नदी के पानी को नहरों के माध्यम से चारों तरफ फैला दिया है,
ठीक है। तो यहाँ पे इसके इस क्षेत्र को यहाँ पे कहते हैं पूर्व बास्केट जो क्षेत्र है पाकिस्तान वाला, इस नहरी तंत्र को बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस सिंधु नदी का पानी हम देखेंगे कि कहाँ पे जाता है, नदियों के अपवाह तंत्र का यहाँ पे भारत में इसका कैसे उपयोग होता है। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। उत्तर में भी इसकी जास्कर श्योक नदी है, गिलगित नदी, स्वात नदी, वो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। दक्षिण में ये झेलम मुख्य 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियों में आती हैं। आगे बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।